इकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। बंगाल में बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों पर धांधली की। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी का इल्जाम, शिकस्त के बावजूद जिद्दोजहद जारी रखने का जाहिर किया आज़म। नारी शक्ति को रोकने वालों को खवातीन ने दिया जवाब। बंगाल के नतीजे पर पीएम मोदी का तासुर। जनूबी हिंद में भी बीजेपी का कमल खिलेगा। बीजेपी सदर ने नितिन नवीन ने पार्टी की मौजूदगी को मजीद मजबूत बनाने के अपने मंसूबे का किया ऐलान। तृणमूल कांग्रेस के दफातर में बंगाल भर में तोड़फोड़ के वाकयात। भारतीय जनता पार्टी पर तशद्दुद और आगजनी के इल्जाम। और अब खबरें तफसील से। नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने असेंबली इंतखाबात के नताइज पर अपने तअस्सुरात जाहिर किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और दीगर पार्टियों ने चंद रोज कबल नारी शक्ति मुहिम को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन खवातीन वोटर्स ने उन्हें इसका जवाब दे दिया। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मगरबी बंगाल की सियासत में एक ऐसे नए दौर का आगाज हो चुका है जिसका इंतजार कई नस्लें कर रही थीं। एक ऐसा सवेरा, एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। आज पश्चिमी एशिया में चल रहे संकट का पूरे विश्व पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन भारत पूरे सामर्थ्य से इस संकट का सामना कर रहा है। इस चुनाव परिणाम ने भी दिखाया है कि भारत इस चुनौती में भी एकजुट है, एक मत है, एक लक्ष्य से संकल्पित है, और वो लक्ष्य है विकसित भारत। विकसित भारत का लक्ष्य लेकर के हम निकले हैं। साथियों, विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में पूर्वोदय का बहुत बड़ा महत्व है। ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों पर वोटों में घपले किए। कोलकाता में काउंटिंग सेंटर से बाहर आते हुए ममता बनर्जी ने इंतखाबी नताइज को तस्लीम किया। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ने बीजेपी की कामयाबी को गैर अखलाकी करार दिया और कहा कि ये वो अवामी हमायत दोबारा हासिल करेंगी और पार्टी बंगाल में वापसी करेगी। ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि उन्हें जिस्मानी तौर पर हिरासा किया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि तृणमूल कांग्रेस इस शिकस्त के बावजूद जिद्दोजहद जारी रखेगी। सीट से ज्यादा लूट किया। फिर कैसे ये नंबर? आई डोंट नो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के वक़ार को बरकरार रखने में इलेक्शन कमीशन और उससे वाबस्ता अमले का किरदार काबिल सताइश है। चुनाव आयोग के सभी कर्मचारी भाई बहनों को, जो भी मतदान से जुड़े प्रक्रिया के सारे कर्मी थे, साथ साथ विशेष तौर पर सुरक्षा बलों का भी
मैं आज बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं भारत के लोकतंत्र की गरिमाओं को बनाए रखने में आप सबका योगदान इतिहास हमेशा हमेशा याद रखेगा। मैं आज चुनाव आयोग के सभी कर्मचारी भाई बहनों को जो भी मतदान से जुड़े बीजेपी के सदर नितिन नवीन ने कहा कि अवाम ने तकसीम की सियासत और मुखालफत हिंदू एजेंडे को मुस्तरद कर दिया है और इसी बीच उन्होंने दावा किया है कि आने वाले वक्त में जनूबी हिंद में बीजेपी का कमल खिलेगा और पार्टी अपनी मौजूदगी को मजीद मजबूत करेगी। और पूरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात का विश्वास दिलाता हूं, आप नेतृत्व कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे संघर्ष और समर्पण भाव से आने वाले समय के लिए भी तैयारी में जुट गया है। हम देख रहे थे जिस प्रकार से देश में हिंदू विरोधी एजेंडे को आगे करने का प्रयास किया जा रहा था, विभाजनकारी शक्तियां आगे बढ़ रही थी, जनता ने उनको परास्त किया है। आज पश्चिम बंगाल एक सुरक्षित और सोनार बंगाल के रूप में आगे बढ़ेगा। आज के दिन उत्सव का दिन है मित्रों। कल से हम फिर से परिश्रम के भाव से, पूरे सेवा के भाव से काम करेंगे और आने वाले समय में चुनाव की तैयारियां, हम तो वो कार्यकर्ता हैं जो एक दिन भी आराम नहीं करते, क्योंकि हमारे नेता हर समय हर परिस्थिति में संघर्ष के साथ आगे बढ़ने का हमें संकल्प देते हैं। तो आइए इस जीत के उत्सव के साथ, नए संकल्प के साथ हम कल से फिर आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में फिर भाजपा का परचम इसी प्रकार से पूरे देश में लहराता रहे, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। आज के दिन अपने प्रिय नेता और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की जानब से संगीन इल्जामात सामने आए हैं। वगदा हल्के से टीएमसी उम्मीदवार ने दावा किया कि मुस्लिम अक्सरियती पोलिंग बूथ में पार्टी का पीछे रहना मुमकिन नहीं। दूसरी जानब सिलीगुड़ी से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार गौतम दीप ने इल्जाम लगाया कि नतायज में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हेराफेरी की जा रही है। ईवीएम जिस हिसाब से हैक हुआ है, मुझे नहीं लगता ये पब्लिक का रेस्पॉन्स है। मैं तो डोर टू डोर करी हूँ, जो जैसे बागदा लोगों का जैसा रिस्पांस मुझे मिला था, उसका जवाब ये नहीं है। इसका हिसाब सही से होगा। जैसे आपने कहा था कि रोड बना है ये 1.5 साल में। हाँ, ऑब्वियसली मैं जहाँ पे ब्रिज बनाई हूँ वहाँ पे 150 लॉस है, मुस्लिम बूथ में लॉस है। ऐसे कैसे हो सकता है? इसका जवाब बहुत गलत चीज हुआ है। मुझे लग रहा है ये ईवीएम हैक हुआ है। लिटरली हम ये चीज पे रिलाय नहीं करते हैं, तो इसका हम बाद में जाके स्टेप लेने वाले हैं। जिस वे में बीजेपी हर एक पॉइंट पे, मतलब जहाँ पे मुस्लिम वोट बूथ है वहाँ पे हम लॉस जा रहे हैं, टीएमसी लॉस जा रहा है। ये कभी पॉसिबल नहीं होता हिस्ट्री में, तो इस बार हो रहा है। Postal ballot, it is found that the trunk is while one side of trunk is open, and the number of total ballots are 154 plus 80. 80 is found in a open envelope. So everything is tampered. In the morning we protested. They stopped the counting. Now they started counting, nullifying our demand. Now it is found that it is 200 plus extra postal ballot, and one envelope is also open. And while it is found in the EVM, every EVM, 96 to 90% charging are there. 11 hours, 10 hours, 12 hours election time is consumed, and the high charging, it is absolutely not possible. मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के नतायज के दिन रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में कशीदगी की खबरें सामने आई। इतलात के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के कई ऑफिस में तोड़फोड़ और हंगामा आराई के वाकयात पेश आए। तृणमूल कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि ये हमले बीजेपी के हामियों ने किए, ताहम बीजेपी ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये वाकयात अंदरूनी तनाज़ात का नतीजा हो सकते हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करके हालात को काबू में लाया गया है और हुजूम को मुंतशिर किया गया। बाज़ इलाकों में तृणमूल पार्टी दफातर को नुकसान पहुंचाया गया और उनमें आग लगा दी गई।
है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में चौरंगी सीट से कामयाबी के बाद नाबीना बंदोपाध्याय ने अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी इख्तिदार में आए उसकी जिम्मेदारी है कि रियासत में अमन व अमान को बरकरार रखे। मिला है उसको ये पालना चाहिए टू कीप पीस इन द स्टेट। ये लोग जो हमारी घुस के एजेंट को मार रहे हैं, ये बात भी ठीक नहीं है। अरे कहाँ मारपीट करते थे? अगर मारपीट कर 2011 गया, मैं तो कह रही हूँ 2016 गया, 2021 गया, कहाँ कौन मारा? जिसको दायित्व मिला है उसको ये पालना चाहिए। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने मगरबी बंगाल के इंतखाबी नताज पर सख्त रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबात के दौरान मरकजी एजेंसियों और सिक्योरिटी फोर्सेस का बेजा इस्तेमाल किया गया। संजय सिंह ने सवाल उठाया कि आया ये वाकई इंतखाब था या कोई तमाशा? क्या ये वास्तव में लोकतंत्र की जीत है? क्या ये जनता के फैसले की जीत है? क्या आज इस चुनाव परिणाम के पीछे का जो सच है वो इस देश के लोगों को भूल जाना चाहिए और सिर्फ बीजेपी का गुणगान करना चाहिए? मुझे लगता है नहीं। सारी चीजों का मूल्यांकन होना चाहिए। किस तरह से बंगाल के चुनाव को चुनाव आयोग ने प्रभावित किया, किस तरीके से एसआईआर के जरिए जनता के वोट को लूटा गया। आज पता यह चल रहा है कि 3 से 4 लाख वोटों का अंतर है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। यह पता चल रहा है कि 2% वोटों का अंतर है टीएमसी और बीजेपी के बीच में। हो सकता है उससे भी ज्यादा हो जाए, 2-4% हो जाए अंतिम परिणाम आने तक। लेकिन क्या ये 2-4% का जो डिफरेंस है ये सही है? ये वास्तव में बीजेपी का चुनाव जीतने का आधार है? क्या सचमुच में इस अंतर के साथ बीजेपी चुनाव जीत सकती थी? नहीं। इंतखाबी नतायज पर लेफ्ट के लीडर डी राजा की अहम वार्निंग। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल जीत के के बाद मजीद जारहाना बन सकती है। उन्होंने मशवरा दिया कि सेकुलर पार्टियां अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी करें। is becoming aggressive and it will become aggressive after Bengal results. BJP will be very, very aggressive. After Bihar, Mr. Modi declared the next target is Bengal. So that way Modi can claim he has achieved the target. And he may think he can take over the whole country. For that matter, already BJP has been talking about one nation, one election, and this oneness means what? Building a dimensional country. India is a multi-dimensional country. India has got multifarious cultures, and it is a country of tremendous diversities. But BJP, RSS trying to build unidimensional India. BJP और केरला की सियासत एक दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां कांग्रेस की कामयाबी ने इख्तिदार का तवाज़ुन बदल कर रख दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन संभालेगा वज़ारत आला की कुर्सी? क्या यह जिम्मेदारी किसी तजुर्बेकार और संजीदा रहनुमा के सुपुर्द की जाएगी या फिर पार्टी किसी नए चेहरे पर एतमाद करेगी? सियासत में एक नई करवट उस वक्त देखने में आई जब कांग्रेस ने इंतखाबी मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल करके इख्तिदार की राह हमवार कर ली। ये जीत न सिर्फ एक सियासी तब्दीली की अलामत है, बल्कि रियासत के मुस्तकबिल के सियासी कदोखाल पर भी गहरे असरात मुरत्तब करेगी। केरला तवील अरसे से 2 बड़े इत्तेहादों LDF और UDF के दरमियान इख्तिदार की गर्दिश का मरकज रहा है। इस बार कांग्रेस की क़यादत में UDF की कामयाबी को अवामी रुझान में तब्दीली, हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात और अवामी मसाइल के बढ़ते हुए दबाव का नतीजा करार दिया जा रहा है। इस जीत के बाद सबसे अहम सवाल ये है कि रियासत का अगला वजीर आला कौन होगा। इस सिलसिले में सबसे नुमाया नाम VD सतीशन का लिया जा रहा है, जो न सिर्फ असेंबली में अपोजिशन लीडर रह चुके हैं, बल्कि पार्टी के अंदर एक मजबूत और मुतहर्रिक रहनुमा के तौर पर भी पहचाने जाते हैं।
उनकी क़यादत, तंजीमी सलाहियत और अवामी राब्ता मुहिम ने कांग्रेस की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है। साथ ही के सुधाकरन का नाम भी ज़ेरे गौर है, जो रियासती कांग्रेस के सदर हैं और तंजीमी सतह पर खासा असर व रसूख रखते हैं। सीएम की कुर्सी के तीसरे दावेदार सीनियर रहनुमा रमेश चेन्नितला अपनी दहाइयों पर मुश्तमिल सियासी तजुर्बे और ग्रास रूट पर असर व रसूख के साथ इस दौर में एक अहम उम्मीदवार के तौर पर मौजूद हैं। लेकिन एक और नाम है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो है केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस हाई कमांड के बेहद करीब हैं और आला क़यादत से उनकी करीबी वाबस्तगी उन्हें सीएम की कुर्सी का एक अहम दावेदार बनाती है। अगरचे वजीर आला के लिए हतमी फैसला पार्टी की आला क़यादत करेगी, ताहम इन तमाम रहनुमाओं को इस दौर में अहम तसव्वुर किया जा रहा है। केरला के अवाम को इस नई हुकूमत से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, ख़ास तौर पर रोज़गार, सेहत, तालीम और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के हवाले से। रियासत, जो तालीम और सेहत के शोबों में पहले ही नुमाया मकाम रखती है, अब माशी तरक्की और सनती सरमायाकारी के मैदान में भी पेशरफ्त की ख्वाहां है। कांग्रेस के लिए ये जीत एक मौका भी है और चैलेंज भी। एक तरफ उसे अवामी एतमाद पर पूरा उतरना होगा और दूसरी जानिब एक मजबूत और मुस्तकम हुकूमत फराहम करके अपनी सियासी साख को मजीद मुस्तकम बनाना होगा। आने वाले दिनों में ये वाज़े हो जाएगा कि कौन केरला की वजारत आला की बागडोर संभालता है, मगर एक बात तय है कि ये जीत रियासत की सियासत में एक नए बाब का आगाज जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। और हैदराबाद में 10 मई को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुजव्वज़ा दौरे को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने कहा कि यह दौरा रियासत में पार्टी के लिए निहायत अहम साबित होगा। दूसरी जानब बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने मगरबी बंगाल इंतखाबात के हवाले से बात की। 5 states, including that of Kerala, though in Kerala we are not from the government, but still our vote percentage have increased. I think these elections will definitely have an impact on Telangana politics. Apart from that, Narendra Modi's visit will be very significant for the Telangana politics, and it will improve the prospects of BJP in Telangana, and it will become an alternative. Mr. Modi visit, we are going to give him a grand hero's welcome. But coming back, since morning, it feels like I'm watching India-Bangladesh cricket match, and looks like India is winning. Rohingyas are losing, Bangladeshis are losing, India is winning. And not just us. This will be probably the first time and probably even the last time. Then when BJP wins in West Bengal, even the Congress people and the communists are going to celebrate BJP's victory in West Bengal. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी जंग की एक मिसाल करार दिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में हिंदुस्तानी अफवाज ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बनाया। ये कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हमारी सेनाओं ने, हमारी इंडस्ट्रीज ने भी बदलती हुई परिस्थितियों को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, ठीक तरीके से उसे समझा है। आप लोगों की तैयारी हमेशा अप टू डेट, अप टू मार्क एंड अप टू स्टैंडर्ड रहती है। और इसके सबसे उदाहरण के रूप में तो ऑपरेशन सिंदूर ही हमारे सामने है। इस ऑपरेशन के 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जब भी ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है तो मुझे अपनी सेनाओं के शौर्य स्वाभाविक रूप से याद आता है। आतंकियों और उनके सरपरस्तों को जो मुंहतोड़ जवाब हमारे सैनिकों ने दिया, उससे पूरे देश का सिर गौरव के साथ ऊंचा हो गया। ये तो फिर भी अच्छा हुआ कि हमने धैर्य दिखाते हुए केवल आतंकवादियों का ही सफाया किया, नहीं तो हमारी सेनाएं क्या कुछ करने में सक्षम नहीं हैं, इसका अंदाजा तो पूरी दुनिया को अब हो चुका है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का मैं मानता हूं एक नमूना है। और इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया है। साथियों, अमेरिकी फौज ने ऐलान किया है कि वो प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत आबना हुर्मुज़ पर अपनी मौजूदगी को बढ़ा रही है, जबकि
अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह का कहना है कि यह मिशन मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत का है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद जहाज़ रानी को महफूज बनाना और खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखना है, न कि किसी जारहाना कार्रवाई में हिस्सा लेना। ईरानी बहरिया ने अबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले अमेरिकी जंगी जहाज़ को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया है। आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की वो नहायत हसास और स्ट्रेटेजिक गुज़रगाह जहां से आलमी तिजारत और तेल की बड़ी तरसील मुमकिन होती है, इन दिनों एक बार फिर कशीदगी की ज़द में है। बदलती हुई सूरत हाल ने न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी मईशत के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। अमरीकी फ़ौज ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत इस इलाके में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने का ऐलान किया है, जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह इसे एक खालिसतन दिफाई इक़दाम करार देते हैं। उनके मुताबिक इस मिशन का मकसद किसी जारहियत का मुजाहिरा नहीं, बल्कि बहरी गुजरगाहों को महफूज बनाना, तिजारती जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाना और मुमकिना खतरात का बरवक्त सद्देबाब करना है, ताकि आलमी तिजारत का तसलसल बरकरार रह सके। दूसरी जानिब ईरान ने इस पेशरफ्त पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए खबरदार किया है कि आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी अमरीकी मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तसव्वुर किया जाएगा। ईरानी क़यादत का मौक़िफ़ है कि ऐसे इक़दामात पहले से नाजुक सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ सकते हैं और खित्ते को एक नई बहरान की तरफ धकेल सकते हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने ट्रंप की ताज़ा ऐलान पर इंतहाई सख्त और वाज़े लहजे में रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की अमरीकी मुदाखलत को बराह रास्त जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। अजीज़ी ने कहा कि खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम ट्रंप की फरीब भरी बयानात और सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं चलेगा। यहाँ बयानबाजी और ड्रामाबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी तनाजुर में आबनाए हुर्मुज़ में एक ऑयल टैंकर पर हमले की इत्तला ने तशवीश में मजीद इजाफा कर दिया है। बरतानिया की सिक्योरिटी इदारे यूकी मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के करीब एक ऑयल टैंकर पर हमले की इत्तला मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला मुत्तहिदा अरब अमारात के शुमाल में पेश आया, ताहम हमला आवरों की शनाख्त या नुकसान की मुकम्मल तफसीलात फौरी तौर पर वाज़ी नहीं हो सकी। हुक्काम ने इलाके में मौजूद दीगर जहाज़ों को मुहतात रहने की हिदायत की है और वाक़े की मजीद तहकीकात जारी हैं। अभी तक किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, मगर इस वाक़े ने इस हकीकत को उजागर कर दिया है कि ये आबी गुजरगाह किस कदर गैर यकीनी और खतरात से दूचार हो चुकी है। यूं आबनाए हुर्मुज़ एक मरतबा फिर आलमी सियासत, सलामती और मईशत की नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां हर कदम, हर फैसला और हर पेशरफ्त न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए दूररस नताइज का हामिल हो सकती है। इसी दौरान मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इंकिशाफ किया है कि आबनाए हुर्मुज़ में जारी कशीदगी के बाइस तकरीबन 2000 जहाज फंस गए हैं, जिन पर सवार 20,000 के करीब मल्लाह शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। कर्नाटक के तारीखी शहर गुलबर्गा में माहौल पुरनूर हो चुका है। दक्कन के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा बंद नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के 622वें उर्स मुबारक आज दूसरा दिन है, जिसमें हज़ारों अक़ीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। आज हज़रत ख्वाजा बंद नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर एक सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें सज्जादा नशीन हज़रत हाफिज़ डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी के अलावा दीगर मशाइख़ीन ने शिरकत की। दरगाह में मुनक़्क़िद होने वाला महफ़िल समा रात 10 बजे मुंसिफ टीवी पर लाइव नशर किया जाएगा। इस सेमिनार की आज की बड़ी ख़ासियत है। मैं समझता हूँ आज हमारे अजदाद बड़े खुश होंगे कि वो आज ऐसी किताब का रस्म इजरा अवल में आ रहा है जो ख्वाजा गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ है, अस्मारुल असरार। उसमें से चुनिंदा 22 समर का जो है तर्जुमा मुकम्मल हुआ है और इंशाअल्लाह आखिर में उसका रस्म इजरा भी होगा। अल्लाह ताला ने हमको बनाया है उससे इश्क करने के लिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कुरान में आयत आई है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँ। तो जब ये बात आई है तो हज़रत ख्वाजा गेसुदराज ने फरमाया कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा का मतलब ये है कि तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूँगा। तो सिर्फ याद करने के ऊपर फिर बार बार इस आयत को नाजिल किया गया। तो ख्वाजा गेसुदराज फरमाते हैं कि जब इसको बार बार किया गया है
तो उसका मतलब आप याद किसको करते हैं? बार बार आप याद किसको करते हैं? जिसको आप चाहते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं। आप एक बार किसी को याद कर लें तो ज़रूरी नहीं है आप उससे मोहब्बत करें, लेकिन आप बार बार किसी को जब चाहते हैं, बार बार किसी को याद करते हैं, बार बार किसी का जिक्र आपकी ज़बान पे होता है, तो उसका ये मतलब है कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। तो ख्वाजा गौसुदराज ने उसकी तफसीरुल मुल्तखत में की है कि उस आयत का ये माने है कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा। इस सेमिनार की आज की बड़ी खासियत है। मुल्क में खरीफ सीजन 2026 के पेश नज़र खाद की दस्तियाबी के हवाले से हुकूमत ने जानकारी दी है। वजारत खाद के महकमे में एडिशनल सेक्रेटरी अपर्णा शर्मा के मुताबिक मुल्क में खाद की ज़रूरत का तकरीबन 50% ज़ख़ीरा पहले ही मुकम्मल कर लिया गया है। किसानों को खाद की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। That the fertilizer availability remains as robust as ever. For Kharif 2026, the fertilizer requirement has been assessed by Department of Agriculture and Farmers Welfare as 390.54 lakh metric ton, against which a stock of 195.71 lakh metric ton, that is almost 50% of the requirement, is already there, which shows the improved planning and advanced stocking that has taken place in the states. The urea availability is 62.28 lakh metric ton, and the DAP availability is also 20.32 lakh metric ton. The domestic production for the month of March and April has been substantial. That is 67.71 lakh metric ton has been produced, and about 17 lakh metric ton of imports have reached our shores. खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। आदाब।